Hello everyone, welcome to my channel NCERT and CBSE by Chopras। तो हमने पिछले वीडियो में डेटा हैंडलिंग एंड presentation chapter we had started and we have started with the definition of data, then data presentation और उसके बाद हमने डेटा को कैसे कैसे प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि टेली मार्क्स में प्रेजेंट करते हैं, दैट वी हैव सीन। We have also seen that we can represent data in pictographs, and then we had started with bar graphs. In bar graphs, we had done this example 4.3 of cars. So number of vehicles, this example we have already done. So let's move forward. So now there is one example given in which population of India in crores in the bar graph. This bar graph shows the population of India in each decade over a period of 50 years. The numbers are expressed in crores. If you were to take 1 unit length to represent one person, drawing the bar graphs will be difficult. तो ये जो है difficult होता है अगर हम इस bar graph में अगर हम देखें तो पॉपुलेशन जो है इंडिया की क्रोर्स में ली है, तो 1 यूनिट इज रिप्रेजेंटिंग 10 क्रोर्स। तो अगर हम एक पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे 1 यूनिट से, तो जो बारग्राफ ड्रॉ करना इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ये जो है बारग्राफ्स का चैलेंज है। देयरफॉर वी चूज टू स्केल इट सो दैट 1 यूनिट रिप्रेजेंट्स 10 करोड़। तो इसलिए हमने बारग्राफ को स्केल कर दिया है। यहाँ पे दिस यूनिट, this 10 is representing, this is 1 unit and it is representing 10 crores. The bar graph for this choice is shown in the figure. So a bar of length 5 units represents 50 crores and 8 units represents 80 crores. तो अगर हम इस ग्राफ में देखें तो when it says 10 तो इसका मतलब है 10 crores, and when it says 80 means there are 8 units, so it means 80 crores. Similarly if it is 5 units it is 50 crores. जैसे अगर हम यहाँ पे देखें इट इज 54, तो 5 प्लस 0.4 यूनिट इट मीन्स 54 करोड़। तो ये जो है हमने बार ग्राफ को स्केल कर दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस बार ग्राफ व्हाट मे बी अ फ्यू क्वेश्चंस यू मे आस्क योर फ्रेंड्स। तो इस बार ग्राफ के बेसिस पे आप क्या क्वेश्चन अपने फ्रेंड्स को पूछ सकते हैं, जैसे कि यू कैन आस्क विच ईयर द पॉपुलेशन वाज मिनिमम, सो इट वाज 1951। अगर या फिर आप ये पूछ सकते हैं फॉर हाउ मेनी ईयर्स द पॉपुलेशन हैज़ बीन मोर देन 50, तो फिर आप 1971, 81, 91 टू 2001 इन सालों में जो है पॉपुलेशन हैज़ ऑलवेज बीन मोर देन 50 crores। या फिर व्हाट वाज द year when the population was maximum, that is 2001, and how much was the population? 102 crore. These are some of the questions that you can ask your friends on the basis of this bar graph. How much did the population of India increase over 50 years? How much did the population increase in each decade? तो 50 years में क्या population increase हुई होगी? तो 30, so this is 50 years, 51 to 2001. So population increase will be 36 plus 44 plus 54 plus 68 plus 84 plus 102. So that will be the population increase in 50 years. And then how much did the population increase in each decade? तो each decade का निकालने के लिए 1961 से 1951 का population minus करेंगे. For example, if we do 44 minus 36, that will be 8. Then 54 minus 44 will be 10. 68 minus 54 will be 14. Similarly 84 minus 68 will be 16. तो इस तरीके से हम पूरे डिकेड का जो है एक एक डिकेड का पॉपुलेशन इंक्रीज निकाल सकते हैं। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज अ बार ग्राफ एंड हाउ वी कैन आस्क क्वेश्चंस बाय सीइंग द बार ग्राफ एंड आल्सो आंसर। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई डेटा है तो हम एक बार ग्राफ को ड्रॉ कैसे करेंगे। तो वी शुड ऑल्सो नो how to draw a bar graph. In previous example, Shri Nilesh prepared a frequency table representing the sweet preferences of the students of his class. तो नीलेश
ने जो है एक टेबल बनाई थी जिसमें उसने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था कि एक क्लास के बच्चों को कितना स्वीट्स चाहिए, किसको कितना जलेबी चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, गुजिया चाहिए, बर्फी, रसगुल्ला, ये सब चाहिए। तो लेट्स ट्राई टू प्रिपेयर अ बार ग्राफ टू प्रेजेंट दिस डेटा। तो अब हम इस डेटा को, ये तो हमने टेलीमार्क्स के जरिए देखा था, तो अभी हम इस डेटा को बार ग्राफ के जरिए देखेंगे। फर्स्ट वी ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ वर्टिकल लाइन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन वी विल राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द स्वीट्स इक्वली स्पेस्ड from which the bars will rise in accordance with their frequencies, and on the vertical line we will write the frequencies representing the number of students। तो यहाँ horizontal side में हम क्या लिखेंगे, स्वीट्स के नाम, और ऊपर वर्टिकल साइड्स में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी की एक स्वीट कितने बच्चों को चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम हॉरिजॉन्टल साइड में स्वीट्स के नाम लिख देंगे, जलेबी, गुलाब जामुन, उनको इक्वल स्पेसिंग देके ताकि बार की जो जगह है वो बच जाए, गुजिया, बर्फी, रसगुल्ला। और फ्रीक्वेंसी जो है कितने बच्चों को कितनी चाहिए, जैसे जलेबी 6 चाहिए, 9 चाहिए, तो हम इसको जो है वर्टिकल लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो वी मस्ट चूज अ स्केल। तो अभी हमें क्या है, एक स्केल चूज करना है। तो जो वर्टिकल साइड है उसमें हमें एक स्केल चूज करना पड़ेगा। इफ वी केयरफुली ऑब्जर्व, दैट मीन्स वी मस्ट डिसाइड हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट लेंथ ऑफ द बार। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि 1 यूनिट जो था वो 10 करोड़ पॉपुलेशन को शो कर रहा था। तो अभी हमें इस पेपर पे देख के इस क्वेश्चन को देखकर ये करना है कि एक यूनिट जो है वो कितनी चीज़ों को डिस्प्ले करेगा। तो अभी अगर हम इसको देखें 6, 9, 13, 3, 7, तो जैसे कि जलेबी के लिए हमें कितना चाहिए, 6 चाहिए, 6 यूनिट्स चाहिए, और गुलाब जामुन के लिए हमें 9 चाहिए, ठीक है ना, और गुजिया के लिए 13, बर्फी के लिए 3 एंड रसगुल्ला के लिए 7। तो हम एक पैराग्राफ को ऐसे शो कर सकते हैं कि हमने एक यूनिट जो है, स्केल हमने क्या चूज किया है इसमें, एक यूनिट इज इक्वल टू 1 नंबर। तो जलेबी के लिए वी विल यूज 6 यूनिट्स, गुलाब जामुन के लिए वी विल यूज 9 यूनिट्स, सिमिलरली गुजिया के लिए वी विल यूज 13 यूनिट्स। तो यहाँ पे स्केल क्या है, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1 नंबर, दिस इज द स्केल। ठीक है, तो ये तो ठीक है कि 5-6 स्वीट्स थी, 5-6 चीज़ों का डेटा था, एंड देन वी कैन यूज इट, एंड दे वर नॉट दैट फार ऑल्सो कि अगर जलेबी 1 चाहिए और गुलाब जामुन 100 चाहिए, ऐसा भी नहीं था। तो लेकिन इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करने में या इस स्केल को यूज करने में देर आर सम ड्रॉबैक्स। क्या ड्रॉबैक्स हैं, व्हेन फ्रीक्वेंसीज आर लार्जर, जबकि जब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो, जैसे मैंने बताया कि जलेबी तो उनको 100 चाहिए, या फिर बर्फी उनको 1000 चाहिए, तो वी कैन नॉट यूज दिस स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1 नंबर। वी हैव टू चूज अ डिफरेंट स्केल लाइक वी डिड इन केस ऑफ पिक्टोग्राफ्स। तो हमें जो है स्केल दूसरा चूज करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने क्या किया था पिक्टोग्राफ में, वन फेस वाज रिप्रेजेंटिंग 10 स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से हमें 1 यूनिट विल रिप्रेजेंट मैनी मैनी डेटा, so that we have to use it here। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं हाउ वी विल यूज द स्केल। द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय स्मृति इन ईच ऑफ 8 मैचेस आर गिवन इन द टेबल बिलो। तो अभी क्या है, स्मृति ने मैच खेला और जितने भी उसके 8 मैचेस हुए उसमें जितने भी रन हुए वो इस टेबल में दिखाए गए हैं। इन दिस एग्जाम्पल द मिनिमम स्कोर इज 0। तो मिनिमम स्कोर है 0 एंड द मैक्सिमम स्कोर इज 100। तो अगर हम 1 यूनिट लेंथ यूज करते हैं, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1 रन यूज करते हैं, तो इट मीन्स हमारे को कितना बनाना पड़ेगा, 100 यूनिट्स बनाना पड़ेगा। 100 जो है हमें यूनिट्स 0 से लेकर 100 तक बनाना पड़ेगा। दिस विल बी अननेसेसरली टीडियस। इंस्टेड लेट अस स्टार्ट अ स्केल वेयर 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 रन्स। तो हम जो है एक स्केल करते हैं जिसमें 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 रन्स। ओके, so if it is 10, if it is 1 unit it represents 10 runs, if it is 2 units it will represent 20 runs similarly। So we mark the scale on the vertical line and draw the bars according to the scores in each match। तो अगर मैच 1 में 80 है तो how many units it will consume, it will consume 8 units। ओके, इसी तरह से अगर मैच 2 में 50 है तो it will consume 5 units। ओके,
So this way we will draw the bar graph. So we mark the scale on the vertical line and draw the bars according to the scores in each match. We get the following bar graph representing the above data. तो इस डेटा को हम 10 के स्केल से रिप्रेजेंट करके 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 रन के स्केल से रिप्रेजेंट करके हम इस तरह का बार ग्राफ ऑब्टेन करेंगे। तो इस तरीके से हमें स्केल का यूज करना है व्हेन वी आर डूइंग बार ग्राफ्स। The following table shows monthly expenditure of इमरान्स फैमिली on various items। तो अभी क्या है, इमरान की फैमिली के तरह तरह के एक्सपेंडिचर हैं, जैसे कि वो कुछ पैसा हाउस रेंट पे खर्च करते हैं, कुछ पैसा फूड पे खर्च करते हैं, कुछ एजुकेशन, कुछ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ट्रांसपोर्ट और कुछ मिसलेनियस। तो ये उनके पूरे महीने के खर्चे हैं। तो टू रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ हियर आर द स्टेप्स। तो अभी इसको वी आर लर्निंग हाउ टू ड्रॉ बार ग्राफ। तो स्टेप बाय स्टेप वी विल ड्रॉ बार ग्राफ फ्रॉम दिस डेटा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 2 परपेंडिकुलर लाइंस खींचेंगे, 1 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल। तो हमने यहाँ पे ऐसे करके 2 परपेंडिकुलर लाइंस खींच ली। अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क द आइटम्स विद इक्वल स्पेसिंग होना चाहिए between them, and along the vertical line mark the corresponding expenditures। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल में लाइन में आएगा ये आइटम्स जो कि हमें खरीदनी है एक्सपेंडिचर में, जैसे कि हाउस रेंट, फूड, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट। तो ये सब हॉरिजॉन्टल लाइन में मेंशन करेंगे। और जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंडिचर है, दैट विल बी मेंशन्ड इन द वर्टिकल लाइन। नाउ वी हैव टू अगेन डिसाइड द स्केल। तो अगर हम केयरफुली देखें स्केल को, तो मिनिमम इज 400 एंड मैक्सिमम इज 3400। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इट कैन बी वी कैन टेक द स्केल एज 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू ₹200 एंड देन मार्क एंड राइट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, जैसे कि 200, 400, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम जो स्केल स्टार्ट करेंगे 200 से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल गो अप टू 3600, क्योंकि मैक्सिमम इज 3400। ओके, सो नाउ 200 को रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल यूज 1 यूनिट। तो अभी 200 तो कुछ है नहीं, तो 400 है। 400 को रिप्रेजेंट करने के लिए हाउ मेनी यूनिट्स वी विल नीड 2 यूनिट्स, दैट इज, तो ये देखिए 400 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2 यूनिट्स। तो हम हर एक्सपेंडिचर को 200 से डिवाइड कर देंगे। तो 3000 डिवाइड बाई 200 इट मीन्स वी विल नीड 15 यूनिट्स ऑफ बार ग्राफ। सिमिलरली फूड को 3400 डिवाइडेड बाई 200 मीन्स 17 यूनिट्स ऑफ बार ग्राफ। देन एजुकेशन पे 800 तो इट मीन्स 4 यूनिट्स। ट्रांसपोर्ट पे 600 it means 3 units because each unit is 200. We can see from here each unit is 200. So for example, house rent was how much? House rent was 3000. So 3000 means we will have to use how many units? 15 units. तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो दिस इज अप टू 15। तो दिस 15 पे हमारा जो है 3000 आ जाएगा। इसी तरीके से 3400 जो है वो हमारी 17, यहाँ से लेकर यहाँ तक देर आर 17 यूनिट्स, तो उस पर आ जाएगा। तो इस तरीके से वी विल ड्रॉ द बार ग्राफ। तो यूज द बार ग्राफ टू आंसर द following question. On which item does इमरान्स फैमिली spend the most and the second most? तो इमरान की फैमिली जो है सबसे ज़्यादा, अब हमें सिर्फ इस बार ग्राफ को देख के ही आंसर करना है। वी डोंट हैव टू लुक एट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वी विल जस्ट लुक एट द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। सो किस आइटम पे जो है इमरान की फैमिली सबसे ज़्यादा खर्च करती है और किस पे सेकेंड मोस्ट ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है दैट इज स्पेंट ऑन फूड, और सबसे उससे थोड़ा कम हाउस रेंट पे। ओके, इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 1/2 द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन? तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, इफ यू सी फ्रॉम हियर, it is 400, right? And what is the cost of education? The cost of education is 800। तो जो 800 है वो 400 से डबल है, या फिर 400 जो है वो 800 का हाफ है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज 400 इज 1/2 ऑफ द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन दैट इज 800। तो 400 इज 1/2 ऑफ 800, तो दिस इज करेक्ट। इज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लेस देन 1/4 द कॉस्ट ऑफ फूड? तो जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन का कॉस्ट कितना है 800, और फूड का कॉस्ट कितना है? फूड का कॉस्ट इज 3400। तो 3400 का
1/4. So how much will be 3400 ka 1/4? So that will be 3400 divided by 4. So this will come out to be around 8, right? And 200, 850. 850. So the question is the cost of education less than 1/4 the cost of food? So this is the cost of food, 1/4 the cost of food. Now the cost of education is how much? Cost of education is 800, right? So cost of education is 800. So yes, 800 is less than the 1/4 of cost of food. So this is again answer is yes. Okay, so let's do figure it out. Samantha visited a tea garden and collected data of insects and critters she saw there. So here is the data she collected. She saw 6 mites, 10 caterpillars, 5 beetles, 3 butterflies, 2 grasshoppers. So help her to prepare a bar graph representing this data. Now you see the data. तो हम क्या करेंगे? 2 horizontal lines draw करेंगे, right? तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? तो हम इसको ड्रॉ करने के लिए 2 horizontal lines ड्रॉ करेंगे और एक पे हम जो लिखेंगे नंबर ऑफ इंसेक्ट्स एंड क्रिटर्स, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, एंड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम लिखेंगे नेम्स ऑफ दोज इंसेक्ट्स एंड क्रिटर्स. और उसके बाद अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 6, 10, 5, 3, 2 मीन्स वी कैन टेक स्केल एज 1. तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट 1 नंबर. सो नाउ माइट्स का हम यहाँ पे सभी का नाम लिख लेते हैं. माइट्स, कैटरपिलर्स, बीटल्स, बटरफ्लाइज, ग्रासहॉपर्स. तो माइट्स इज हाउ मच? 6. देन कैटरपिलर्स इज 10. And beetles is 5, butterflies is 3, and grasshoppers is 2. So this is the bar graph that we obtained from this data. So this is very simple to draw a bar graph. We have learned this. Now question 2. Pooja collected data on the number of tickets sold at the Bhopal railway station for a few different cities of Madhya Pradesh over a 2-hour period. तो पूजा जो है वो रेलवे स्टेशन पे जाती है भोपाल के और वो डेटा कलेक्ट करती है कि कितनी टिकट्स जो हैं इन 2 घंटों में जो बिक रही हैं वो किस सिटी की बिक रही हैं. तो जैसे कि विदिशा एक सिटी है, जबलपुर सिटी है, सियोनी है, इंदौर है, सागर है. तो वो देखती है कि इन 2 घंटों के पीरियड में किस सिटी की कितनी टिकट्स बिक रही हैं. तो शी यूज दिस डेटा एंड प्रिपेयर्ड अ बार ग्राफ on the board to discuss the data with her students, but someone erased a portion of the graph. तो वो क्या करती है कि ये जो डेटा है कि विदिशा की 24 हैं, जबलपुर की 20 टिकट्स हैं, सियोनी की 16 हैं, इंदौर की 28 हैं, सागर की 16 है, वो इसको जो है इस तरीके से बार ग्राफ में ड्रॉ कर देती है. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम कि ये जो सागर का है ये किसी ने डिलीट कर दिया है. तो व्हाट विल बी द, सो वी हैव टू नाउ आंसर सेवरल क्वेश्चंस. ठीक है, तो राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर विदिशा अबव द बार. तो हम जो है ऊपर जो है विदिशा के लिए कितनी टिकट्स सेल हुई हैं वो हम यहाँ लिखेंगे. तो वी विल राइट हियर 24 tickets. We know it is 24 tickets. Then write the number of tickets sold for Jabalpur above the bar. तो यहाँ पे जो है हम जबलपुर का टिकट्स लिख देंगे, that is 20 tickets, right? And the bar for Vidisha is 6 unit lands and the bar for Jabalpur is 5. तो जबलपुर का तो 5 है, विदिशा का 6 है. तो what is the scale of this graph? तो 6 मतलब 6 रिप्रेजेंट कर रहा है 24 को and 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को. तो it means scale will be how much? So 1 unit length will be 4 tickets because from 5 to 6 it is change of only 4 tickets. Have you understood? Like this is 24, right? And this is 20. So what is the difference between this and this? It is only 4 units. So it means that the scale of the bar is 4 units. तो जो 1 यूनिट है वो 4 टिकट्स को रिप्रेजेंट कर रही है. ओके, ड्रॉ द करेक्ट बार फॉर सागर. नाउ सागर हैज 16 tickets.
सागर हैज सोल्ड 16 टिकट्स। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इट विल कंज्यूम हाउ मेनी यूनिट्स? इट विल कंज्यूम 16, मतलब देर आर 4 tickets are being represented by 1 unit. So 16 tickets will be represented by how many units? 4 units, right? So it will be 1, 2, 3, 4. Okay, and this will be the bar for Sagar, like this. So 16 तक ड्रॉ हो जाएगा। तो ये हमारा बार ग्राफ तैयार हो गया। आर द बार्स फॉर सियोनी एंड इंदौर करेक्ट इन दिस ग्राफ? तो सियोनी का कितना है? सियोनी 16 और यहाँ पे क्या दिखाया है? इट इज 16, दिस इज करेक्ट। व्हाट अबाउट इंदौर? इंदौर का इट इज 28 एंड हियर इट इज शोन एज 18, इट इज नॉट 28, इट इज 18। तो इंदौर का जो डेटा है वो नॉट करेक्ट है, तो इंदौर विल बी हियर, इट विल बी ऑन द टॉप। तो ये जो है हमारा फाइनल बार ग्राफ आ गया है। सो दिस वाज द क्वेश्चन। So now question 3. Chinu listed the various means of transport that passed across the road in front of his house from 9 a.m. to 10 a.m. तो चीनू जो है वो अपने घर के बाहर खड़ी हो गई and then what she does is she just sees the various means of transport. कोई बाइक से जा रहा है, कोई कार से जा रहा है, कोई ऑटो से जा रहा है, कोई बाइसाइकिल से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, somebody is going by bullock cart also. So she has collected this data. Now prepare a frequency distribution table for this data. तो अभी frequency distribution table बनाने के लिए हम क्या करेंगे? We will just make a this type of tally mark table जिसमें हम vehicles के सभी के नाम लिख लेंगे independent columns में, rows में, and then tally marks लिख लेंगे उसके सामने, and then number of vehicles. तो इस तरह से ये हमें एक frequency distribution जो है वो हमें मिल जाएगा। What means of transport was used the most? So now if we see the frequency distribution, कौन सा transport ऐसा है जो सबसे ज़्यादा use हुआ? So that is bike. So bike is the answer. If you were there to collect this data, how could you do it? Write the steps or the process. तो इसमें process यही रहेगा कि we will write the names of the transport and then we will prepare a frequency table. We will use tally marks to represent it and then we write the number of vehicles. So only like this we will prepare the data. Now question 4. Question 4 is roll a die 30 times and record the number you obtain each time. Prepare a frequency distribution table using tally marks. Find the number that appeared. तो हमने जो है एक डाई जो है वो 30 टाइम्स रोल करनी है और जितनी बार भी, एक डाई में कितने नंबर होते हैं? 6 फेसेस होते हैं डाई के, राइट? तो जो हम लूडो में भी खेलते हैं, जो डाई हम फेंकते हैं कि 1 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, देयर आर 6 फेसेस इन अ डाई। तो अभी हमने क्या करना है? उस डाई को 30 टाइम्स रोल करना है और जितने भी नंबर आ रहे हैं उसको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लगाना है एंड देन वी हैव टू आंसर सम क्वेश्चंस। तो अगर हमने मान लो डाई को 30 टाइम्स रोल किया तो लेट अस सपोज दैट द आउटकम्स आर दीज 30 आउटकम्स। ओके, तो वी विल प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जिसमें हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑन द डाई 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा तो कोई नंबर होता नहीं है डाई पे। उसके बाद टैली मार्क्स दिखाएंगे इसमें कि टैली मार्क्स के जरिए हम इसको दिखाएंगे, जैसे कि जो 1 है दैट हैज़ कम फॉर 7 टाइम, वी काउंट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार जो है वो 1 आया है। तो एंड देन वी राइट इन नंबर। तो इस तरीके से हम पूरा एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स बना लेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर दैट अपियर्ड मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा नंबर आया है? तो इट इज मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो नंबर आया है दैट इज 6 जो है वो सिर्फ 3 बार आया है, तो इट इज 6। व्हाट इज द नंबर दैट कम्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स? मैक्सिमम नंबर में कौन सा नंबर आया है? इट इज नंबर 2। इट मीन्स 8 टाइम्स जो है वो नंबर 2 आया है। एंड फाइंड नंबर्स दैट अपीयर्ड ऑन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। तो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स कौन कौन से नंबर आए हैं?
इट इज 3 एंड एक तो नंबर है 4, नंबर इज 4 जो कि 3 बार आया है, इसी तरह से नंबर इज 6 जो कि अगेन 3 बार आया है, तो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो 4 एंड 6 आए हैं। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Faiz prepared a frequency distribution table of data on the number of wickets taken by Jasprit Bumrah in his last 30 मैचेस। तो जसप्रीत बुमराह ने जितने भी विकेट्स लिए 30 मैचेस में, वो जो है इसने फैज ने अपने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बनाए। तो व्हाट इंफॉर्मेशन इज दिस टेबल गिविंग? तो इस टेबल से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? तो इस टेबल से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि it is an overview of number of matches played by Bumrah and the wickets taken. So it is basically an overview of the number of matches in which he took wickets from 0 to 7. Okay, what may be the title of this table? इसका टेबल का टाइटल क्या होगा? Wickets taken by Bumrah, just या फिर performance of Jasprit Bumrah. Then what caught your attention in this table? तो जो मेन अट्रैक्शन है इसमें वो यही है कि ज़्यादातर मैचेस में बुमराह ने 3 या फिर उससे ज़्यादा विकेट्स ही लिए हैं। ओके, देन इन हाउ मेनी मैचेस हैज़ बुमराह टेकन 4 विकेट्स? तो 4 विकेट्स कितने मैचेस में लिए हैं? 3 मैचेस में। In how many matches has Bumrah taken 4 wickets? That we have done. Mayank says if we want to know the total number of wickets he has taken in last 30 matches, तो अगर हमें 30 मैचेस का टिकट्स निकालना है तो वी हैव टू ऐड द नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 7। कैन मयंक गेट द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन इन दिस वे? वाई? तो जो है अगर हमें 30 मैचेस का निकालना है तो दिस शोज नंबर ऑफ मैचेस। तो इन ये जो इनका टोटल है दैट इज 30, बट देन नंबर ऑफ मैचेस, टोटल विकेट्स जो हैं उसने कितनी ली हैं, दैट विल बी मल्टीप्लाइंग विद नंबर ऑफ मैचेस, देन ओनली वी विल कम टू नो कि उसने टोटल विकेट्स कितनी ली हैं। जैसे कि 2 मैचेस में उसने 0 विकेट्स लिए हैं और 4 मैचेस में उसने 1 विकेट लिया, तो इसका मतलब टोटल विकेट्स कितनी हो गई 4 मैचेस में? इट विल बी 4। देन 6 मैचेस में उसने 2-2 विकेट लिए हैं, मतलब 6 मैचेस में 2-2-2 ऐसे, तो ऐसे करके उसने टोटल 12 टिकट्स विकेट्स ली हैं 6 मैचेस में। सिमिलरली 8 मैचेस में उसने 3 विकेट्स लिए हैं। तो वी विल हैव टू multiply the number of matches with the wickets taken and then add them to get the total number of wickets taken by Bumrah in 30 matches. So this is the way. Now, the following pictograph shows the number of tractors in 5 different villages. तो विलेज ए से लेकर विलेज ई तक कितने ट्रैक्टर्स हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो 1 ट्रैक्टर विल रिप्रेजेंट 1 tractor. So one symbol, tractor symbol is representing 1 tractor. So observe the pictograph and answer the following questions. Which village has the smallest number of tractors? तो बहुत आराम से हमें पता चल रहा है कि village D has smallest number of tractors. Which village has the most tractors? Most tractors कहाँ हैं? बहुत ही easily we can say it is village C. How many tractors does village C have than village B? तो village C और village B में कितने ट्रैक्टर्स का डिफरेंस है? सो इट इज 3 tractors are more with village C than village B. Then Komal says village D has half the number of tractors as village E. तो village जो D है उसके पास जो है village E से हाफ ट्रैक्टर्स हैं। तो village D के पास कितने ट्रैक्टर्स हैं? इट इज 3। एंड village E के पास कितने ट्रैक्टर्स हैं? इट इज 6। तो village D के पास village E से हाफ है, जो कि इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इस तरीके से हमें बार ग्राफ या पिक्टोग्राफ को देख के आंसर्स करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 इन विच नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ अ स्टूडेंट इज डिपिक्टेड बाय अ पिक्टोग्राफ। तो ये जो है हमें नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स दिखाया है और इसमें स्केल जो है 1 सिंबल इज इक्वल टू 4 गर्ल्स। 1 symbol means 4 girls. So observe the pictograph and answer the following questions.
विच क्लास हैज द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। तो यहाँ से तो दैट इज वेरी सिंपल, लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास 8th में है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5 एंड क्लास 6। तो क्लास 5 में कितनी है, सी वन सिंबल इज रिप्रेजेंटिंग 4 गर्ल्स, तो क्लास 5 में कितना हो जाएगा, 4 + 4 दैट इज 8, एंड दिस इज हाफ फेस, हाफ सिंबल, so it means 2, so 4 + 4 + 2 that will be 10। तो क्लास 5 में 10 गर्ल्स हो गई। एंड देन व्हाट वाज द क्वेश्चन, एंड देन क्लास 6 में कितना हो गया, 4 फेसेस आर देयर, तो 4 फेसेस मीन्स 4 × 4 दैट इज 16। तो डिफरेंस कितना हो गया 5 और 6 के बीच में, 5th और 6, सॉरी दिस विल बी 16। तो 5th और 6th के बीच में कितना डिफरेंस हो गया, इट विल बी डिफरेंस ऑफ 6 गर्ल्स। नाउ इफ 2 more girls were admitted in class 2, अभी क्लास 2 में कितने हैं, 1 2 3 4 and half symbol, so 4 means 16 plus 2 18, or 2 more girls, so 2 more girls means it will be half more face, so because one face is 4 girls, so 2 girls will represent half face, so half more face, so it will be how many girls in class 2, then क्लास 2 में फिर 5 फुल सिंबल्स हो जाएंगे, एंड दैट विल बी 20 गर्ल्स। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7, क्लास 7 में देयर आर 4 सिंबल्स, नहीं 3 सिंबल्स, so 3 symbols means 4 × 3 that is 12 girls। So this is the way we interpret pictograph। Now next question is question number 8, Mudhol hounds, a type of breed of Indian dogs, are largely found in North Karnataka's Bagalkot and Vijaypura districts. The government took an initiative to protect this breed by providing support to those who adopted these dogs। तो इन डॉग्स को जो पालते थे उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली। ड्यू टू दिस इनिशिएटिव द नंबर ऑफ डॉग्स इंक्रीज, तो इस उनके गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से ये जो पर्टिकुलर ब्रीड है वो बढ़ भी गई। तो द नंबर ऑफ मुढल डॉग्स इन 6 विलेजेस ऑफ कर्नाटका आर एज शोन। तो विलेज ए में 18 है, विलेज बी में 36 है, सी में 12 है, डी में 48 है, ई में 18 है, एंड विलेज एफ में 24 है। तो प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अभी हमने क्या है, इसका जो है पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। तो पिक्टोग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम पहले विलेजेस लिख लेंगे एक कॉलम में, और सेकंड कॉलम में वी विल राइट नंबर ऑफ डॉग्स, और हम डॉग्स का एक सिंबल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हियर वी हैव यूज्ड अ स्टार, तो 1 स्टार और 1 स्टार विल रिप्रेजेंट 6 डॉग्स। ओके, तो अगर विलेज ए में 18 है, क्योंकि अगर हम इसको ध्यान से देखें दीज आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 6, 18 36 12 ये सभी जो हैं 6 के टेबल में आते हैं, तो इसलिए हमने ये स्केल लिया है 1 स्टार इज इक्वल टू 6 डॉग्स। तो अगर हम 18, तो विलेज ए में 18 है, तो हाउ मेनी सिंबल्स विल बी देयर, क्योंकि एक सिंबल जो है वो 6 डॉग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 6 + 6 12, 12 + 6 18, तो 3 सिंबल जो हैं वो 18 डॉग्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से, इसी तरह से बी जो है, बी 1 स्टार इज इक्वल टू 6 डॉग्स, तो 36 डॉग्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 6 स्टार्स। तो इस तरीके से हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सिंबल्स विल यू यूज टू रिप्रेजेंट द डॉग्स इन विलेज बी। तो हमने अभी इसका आंसर दिया है कि वी विल यूज 6 सिंबल्स बिकॉज इट इज 36 डॉग्स। Kamini said that the number of dogs in village B and village D together will be more than number of dogs in other 4 villages. Is she right? तो B और D में जितने डॉग्स हैं, B और D में कितने डॉग्स हैं, B में 36 हैं और D में जो है वो 48 है, तो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 84। 36 प्लस 48 इज 84। तो वो कह रही है कि जो 84 डॉग्स हैं वो बाकी के 4 विलेजेस के डॉग से ज़्यादा हैं। तो बाकी के 4 विलेजेस में कितने हैं, 18 + 36 + 12 + 24, तो वो जो है वो टोटल अगर उनको हम सम करते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी 72। तो इट मीन्स शी इज़ राइट, क्योंकि जो है 84 जो है वो 72 से बड़ा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, a survey of 120 school students was conducted to find out activity they prefer to do in their free time. तो जो है 120 बच्चों का सर्वे हुआ और ये एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी में उनको सबसे अच्छा लगता है, दे वांट टू डू इट इन देयर फ्री टाइम, दैट वाज प्लॉटेड ऑन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी गई है जिसमें उन्होंने लिखा है कि प्रेफर्ड एक्टिविटीज प्लेइंग, रीडिंग स्टोरी बुक्स, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू म्यूजिक, पेंटिंग, ये सब है। तो ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव डेटा टेकिंग द स्केल ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। तो अगर आप इसमें देखें तो दीज ऑल कम इन द टेबल ऑफ 5 या फिर ये मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं। तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट को 5 स्टूडेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग। तो अभी हमने इसको ड्रॉ कर लिया, 5 स्टूडेंट, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो 1 यूनिट में 5 स्टूडेंट्स, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरीके से अप टू 45, एंड देन वी राइट द activities here in the horizontal line and then we draw the graph. Now the question is which activity is preferred by most students other than playing. तो एक तो playing है, playing is most preferred, लेकिन उसके अलावा other than playing which is most preferred, so that is reading story books. So that is the answer. Question number 10. So students and teachers of a primary school decided to plant 3 saplings in the school campus and in surrounding village during the first week of July. तो वो जुलाई में जो है जब वन महोत्सव भी होता है तो वो ट्री प्लांटेशन करने का सोचते हैं। डिटेल्स ऑफ द सैपलिंग्स दे प्लांटेड आर एज फॉलोज। तो ये जो है उन्होंने सैपलिंग्स प्लांट करे हैं मंडे को, ट्यूसडे को, वेंसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एंड द नंबर ऑफ सैपलिंग्स आर ऑल्सो गिवन ऑन द वर्टिकल कॉलम। तो द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड ऑन वेंसडे एंड थर्सडे, तो वेंसडे को कितने हुए हैं, दिस शो 30, और थर्सडे को कितना है, इट इज 40। तो टोटल कितने सैपलिंग्स हो जाएंगे, 30 + 40 दैट इज 70 सैपलिंग्स ऑन वेंसडे एंड थर्सडे। द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड ड्यूरिंग द होल वीक, तो हम क्या करेंगे, मंडे से लेकर सैटरडे तक सबको ऐड कर लेंगे। तो जैसे मंडे इट इज़ 52, ट्यूसडे इट इज़ 40, Wednesday it is 30, Thursday it is 40, Friday 50, Saturday 60 and Sunday 40। तो इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 312 saplings. The greatest number of saplings were planted on, तो सबसे ज़्यादा saplings जो हैं they were planted on Saturday, and the least number of saplings were planted on, तो सबसे कम जो हैं that was planted on Wednesday. Why do you think that is the case? Why were more saplings planted on certain days of the week and less on others? Can you think of possible explanations or reasons? How could you try and figure out whether your explanations are correct? तो इसका क्या रीज़न हो सकता है कि सैटरडे को सबसे ज़्यादा है और वेडनेसडे को सबसे कम है? क्योंकि सैटरडे को जो है उनके पेरेंट्स ने भी उनका साथ दिया होगा सैपलिंग्स प्लान करने में, और वेडनेसडे को जो है कुछ बच्चे एब्सेंट भी हो जाते हैं स्कूल से, तो इस वजह से वेडनेसडे को कम है और सैटरडे को ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट टाइगर्स। So the number of tigers in India went down drastically between 1900 and 1970. Project Tiger was launched in 1973 to track and protect tigers in India. Starting in 2006, the exact number of tigers in India was tracked. Shagufta and Divya looked up information about the number of tigers in India between 2006 and 22 in 4-year interval. तो 2006 से लेकर 2022 तक कितने टाइगर्स हैं, 4 साल के इंटरवल में शगुफ्ता और दिव्या they are looking for this information, and they prepared a frequency table for this data and a bar graph to present this data. But there are few mistakes in the graph. Can you find those mistakes? तो क्या है, 2006 में 1400, 2010 में 1700, 14 में 2200, 18 में 3000, 22 में 3700. सो दिस इज द 4 ईयर्स की गैप्स में दे हैव टेकन नंबर ऑफ टाइगर्स। तो ये हमने ड्रॉ किया है। तो 2006 में 1400, बट
यहाँ पे अगर हम देखें तो 2006 में तो 1000 से भी कम दिखा रहा है, तो दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन. इट शुड हैव क्रॉस्ड एंड इट शुड हैव बीन समवेयर हियर, तो जो कि रॉन्ग है. 2010 में देखते हैं 1700, दिस सीम्स ओके. 2014 में 2200, तो ये तो 2014 में ये तो बहुत ज़्यादा दिखा रहा है. इट शोज अराउंड 2800. 2200 तो यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा, तो 2014 का डेटा इज रॉन्ग. 2018 में कितने हैं, 3000 है, बट इट इज शोइंग मच लेस देन 3000, तो ये भी डेटा इज रॉन्ग. देन 22 में इट इज 3700, विच सीम्स टू बी करेक्ट. तो ये सब गलतियां हैं जो कि हमें इस ग्राफ में मिली हैं. तो दिस वे we can make the pictographs and bar graphs. So like pictographs, bar graphs give a nice visual way to represent data. They represent data through equally spaced bars, each of equal width, where the length or height give frequencies of the different categories. Each category is represented by a bar where length or height depicts the corresponding फ्रीक्वेंसी. तो जो है हर कैटेगरी जो है वो एक बार के जरिए रिप्रेजेंट की जाती है, जिसमें लेंथ या फिर हाइट जो होती है वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी बताती है. द बार्स हैव यूनिफॉर्म स्पेसेस बिटवीन देम. तो बार्स के बीच में यूनिफॉर्म सेम स्पेस होता है टू इंडिकेट दैट दे आर फ्री स्टैंडिंग एंड रिप्रेजेंट इक्वल कैटेगरीज. तो ताकि उसमें ये दिखाया जाए कि जो सभी कैटेगरीज हैं वो इक्वल हैं. दिस the bars help in interpreting data much faster than frequency table. तो frequency table के बजाय बार ग्राफ से, क्योंकि बार ग्राफ से जो है एक पिक्चर दिख जाती है तो उससे बहुत इजी हो जाता है डेटा को इंटरप्रेट करना. बाय रीडिंग अ बार ग्राफ वी कैन कंपेयर फ्रीक्वेंसीज और ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एट अ ग्लांस. सो सिर्फ एक नज़र मार के ही हमें पता चल जाता है कि कौन सी कैटेगरी किस फ्रीक्वेंसी पे अकर हुई है. We must decide the scale. For example, 1 unit length is equal to 1 student, or 1 unit length is equal to rupees 200 for a bar graph on the basis of the data. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्केल डिसाइड कर लें अपने बार ग्राफ का, इंक्लूडिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज. तो जैसा हमारा डेटा का स्प्रेड है मिनिमम से मैक्सिमम तक, उस हिसाब से वी मस्ट decide the scale of the bar graph so that resulting bar graph fits nicely and looks visually appealing on the paper or poster we are preparing. तो जो है जिससे कि जो बार ग्राफ जो रिजल्ट होगा it looks very nice, because again we are studying data presentation also, right? Name of the chapter is data handling and presentation. So this is the way we are presenting data in a nice fashion. The markings of the unit lengths as per the scale must start from 0. तो जो मार्किंग है यूनिट लेंथ का it must start from 0. So next is artistic and aesthetic considerations. So in addition to the steps described in previous chapters, there are also some more artistic and aesthetic aspects one can consider while preparing visual presentation of data to make them more interesting and effective. तो हम थोड़ा सा और उनको बेटर विजुअल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं to make the data more interesting. First, when making a visual presentation of data such as pictograph और बार ग्राफ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक इट फिट इन द इंटेंडेड स्पेस. तो सबसे पहले तो हमारे पास जितनी जगह है उसको हमें बार ग्राफ को उसी जगह में फिट करना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय चूजिंग द स्केल अप्रोप्रिएटली. तो ये तो हम जो है अप्रोप्रिएट स्केल को चूज़ करके कि 1 यूनिट विल रिप्रेजेंट हाउ मेनी नंबर्स, उससे हम कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी देख लिया है. इट इज़ ऑल्सो डिज़ायरेबल टू मेक द डेटा प्रेजेंटेशन विजुअली अपीलिंग एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. तो ये भी इच्छा रहती है कि जो डेटा प्रेजेंटेशन है वो देखने में अच्छी लगे और ईजी टू अंडरस्टैंड भी हो, सो दैट इंटेंडेड ऑडियंस अप्रिशिएट्स द इंफॉर्मेशन बीइंग कन्वेड. ताकि जो है ऑडियंस जो भी वो डेटा या इंफॉर्मेशन देख रही है दे कैन अप्रिशिएट इट एंड assimilate it fast. Let us consider an example. Here is a table naming the tallest mountain on each continent along with the height of each mountain in meter. तो यहाँ पे कुछ कॉन्टिनेंट्स दिए हैं सारे अपने 7 के 7, जैसे कि हमने ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, और टॉलेस्ट माउंटेन दिए हैं. तो ये सभी के माउंटेन्स हैं और इनकी हाइट्स दी हैं.
So, how much taller is Mount Everest than Mount Kosciuszko? So, are Mount Denali and Mount Kilimanjaro very different in height? So this is not so easy so quickly discern from a large number of numbers. तो क्या है कि यहाँ तो हमें नंबर्स को देख के माइनस करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, किसकी हाइट बहुत ज़्यादा है या किसकी कम है, तो हमें इसमें लॉट ऑफ कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड. तो एज वी हैव सीन अर्लियर वी कैन कन्वर्ट द टेबल ऑफ नंबर्स इनटू अ बार ग्राफ एज शोन ऑन द राइट. तो हम इसको टेबल को जो है एक बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो there are longer or shorter depending on the number they represent. So this makes it easier to compare the heights of all the mountains at a glance. तो यहाँ पे हम height wise जो है bars को draw कर लिया है और जिससे जो है हमें बहुत आसानी से जो है सभी की height का पता चल रहा है. However, since the boxes represent heights, क्योंकि बॉक्सेस जो हैं वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज़ बेटर एंड मोर विजुअली अपीलिंग टू रोटेट द पिक्चर. क्योंकि हाइट रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वी शुड मेक इट इन दिस वे दैट यहाँ पे जो हैं वो हाइट्स आए और यहाँ पे जो हैं उनके माउंट एवरेस्ट के नाम आए. So the pictures grow vertically upward from the ground like mountains. A bar graph with vertical bars is also called column graph. ये इस टाइप का जो बार ग्राफ होता है जिसमें वर्टिकल बार्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉलम ग्राफ. कॉलम्स आर द पिलर्स यू फाइंड इन अ बिल्डिंग दैट होल्ड अप द रूफ. कॉलम मतलब वर्टिकली जो भी कुछ भी स्टैंड होता है, दैट इज कॉल्ड अ कॉलम. Below is a column graph for our table of tallest mountains. From this column graph, it is easier to compare and visualize the height of the mountains. तो ये बहुत easy बन जाता है कि हम जो है height का comparison कर सकें mountains में through this column graph. In general, it is more intuitive, suggestive, and visually appealing to represent heights that are measured upwards from the ground using bar graphs that have vertical bars or columns. Similarly, lengths that are parallel to the ground, जैसे कि distances between location on earth, are usually best represented using the horizontal bars. तो अगर हमें represent करना है दिल्ली और मुंबई के बीच में कितना distance है, तो that is easier to represent using a horizontal bar. So if you wanted to visually represent the data of the heights of the tallest person in each class in your school, would you use a graph with vertical bars or horizontal bars? तो हमने height देखना है कि जो highest जो tallest बच्चा है उसकी कितनी height है. तो what kind of graph we will use? Obviously we will use a vertical bar. Why? Because vertical graphs are like pillars and show a better presentation of the person's height. Next is, if you were making a table of the longest rivers on each continent and their lengths, would you prefer to use a bar with vertical bars or horizontal bars, and why? Try finding out this information and then make the corresponding table and bar graph which continents have the longest rivers. तो हम रिवर्स का longest rivers और उनका जो distance measure करने के लिए we will use horizontal graph. So in this way you can make a bar graph on your own by collecting the data. Next is infographics. So next is infographics. When data visualizations such as bar graphs are further beautified, तो अगर हम bar graph को further beautify करें with more extensive artistic and visual imagery, they are called as information graphics or infographics for short. तो अगर हम better visualization के लिए उसको beautify कर देते हैं bar graph को, तो those graphs are called as infographs. The aim of infograph is to make use of attention attracting and engaging visuals to communicate information even more clearly and quickly in a visually appealing or pleasing way. तो इनका मेन पर्पस यही होता है कि ऑडियंस का अटेंशन अट्रैक्ट करना और एंगेजिंग विजुअल्स प्रेजेंट करना. As an example of how infographics can be used to communicate data even more suggestively, let us go back to the table about listing the tallest mountains of on each continent. We drew a bar graph with vertical. तो हमने जो ये जो कॉलम्स जो हाइट रिप्रेजेंट करने के लिए किया था, तो इसमें हमने जो है बार ग्राफ रिप्रेजेंट किया था. तो नाउ इन दिस केस लेट अस तो अभी हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ अ रेक्टेंगल व्हाट वी विल
we could consider making a triangle which look a bit more like mountains, and we can add a splash of color as well. Here is the result. तो अगर हम उस bar graph की जगह triangle use करेंगे which may represent mountain, and then we put some colors. So this is also a pictorial representation. So this is a infograph. So while this infographic might look more appealing and suggestive at first glance, it does have some issues. The goal of our bar graph earlier was to represent the heights of various mountains using bars of appropriate heights, but the same width. The purpose of using same width was to make it clear that we are only comparing heights. तो उस केस में क्या था कि हम सिर्फ हाइट ही कंपेयर कर रहे हैं, width हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं. However, in this infographic, the taller triangles are also wider. तो यहाँ पे क्या है, जितनी टॉल ट्राइंगल होगी उतना ही वाइडर विड्थ भी है उसका. तो और टॉलर माउंटेन इज ऑलवेज वाइडर, जो कि ऐसा नहीं होता है कि जो टॉल होगा माउंटेन वो वाइड भी होगा. तो इंफोग्राफिक इज इम्प्लाइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट मे बी मिसलीडिंग और मे नॉट बी करेक्ट. तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है डेटा का, समटाइम्स इट मे मिसलीड. Sometimes going for more appealing pictures can also accidentally mislead. तो इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन को ब्यूटिफाई करने के चक्कर में उससे मिसलीड करने से बचना है. Taking this idea further and to make the picture even more visually stimulating and suggestive, we can further change the shapes of the mountains to make them look even more like mountains and add other details while attempting to preserve the height. For example, we can create an imaginary माउंटेन रेंज दैट कंटेन्स ऑल दीज माउंटेन्स. तो हम क्या करते हैं कि एक माउंटेन रेंज बना लेते हैं जिसमें जो है इस तरह के सारे माउंटेन जो हैं ये वाले हैं, and they are depicting the heights. Okay, so is the infographic below better than the column graph with rectangular columns of equal width? The mountain look more realistic, but is the picture accurate? For example, Everest appears to be twice as tall as Elbrus. तो जो एवरेस्ट है वो एल्ब्रस से 3 गुना ज़्यादा लग रही है, but actually it is not the case. So while preparing visually appealing presentations of data, we also need to be careful that pictures we draw do not mislead us about the facts. In general, it is important to be careful when making और रीडिंग इन्फोग्राफिक्स. तो जो है इन्फोग्राफिक्स बनाते समय या पढ़ते समय वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल so that we do not mislead or our intended audience, and that we ourselves are not misled. So with this we finish this chapter of data handling and presentation. So let us quickly summarize this chapter with summary. So summary: facts, numbers, measures, observations and other descriptions of things that convey information about those things is called data. Data can be organized in a tabular form using tally marks for easy analysis and interpretation. Frequencies are the counts of the occurrences of values, measures or observations. कि कोई चीज़ कितनी बार घटित हुई है, that is frequency. Pictograph represents data in the form of pictures and objects or parts of objects. Each picture represents a frequency which can be one or more than one, and that is called the scale, and it must be specified. Bar graphs have bars of uniform width. The length or height then indicates the total frequency of occurrence. The scale that is used to convert length or height to frequency must again be specified. The scale has to be specified here also. So choosing the appropriate scale for a pictograph or bar graph is important to accurately and effectively convey the desired information or data, and also to make it visually appealing. तो जैसा हम स्केल चुनेंगे, अगर हमें पता चल जाएगा कि ये 6 के मल्टीपल्स में डेटा है या 5 के मल्टीपल्स में डेटा है, तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू चूज आवर scale so that it looks better. Other aspects of a graph also contribute to its effectiveness and visual appeal, such as how colors are used, what accompanying pictures are drawn, and whether the bars are horizontal or vertical. तो ये सब भी aspects जो हैं कि कलर्स, उनकी पिक्चर्स कौन सी यूज़ करी हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल बार यूज़ किया है या वर्टिकल बार यूज़ किया है, ये भी जो है हमारे ग्राफ की इफेक्टिवनेस या विजुअल अपील को बढ़ाने के काम आता है.
So these aspects correspond to the artistic and aesthetic side of data handling and presentation. However, making visual representation of data too fancy can sometimes be misleading. तो हमें fancy बनाने के चक्कर में mislead नहीं करना है, that we should always pay attention to. By reading pictographs and bar graphs accurately, we can quickly understand and make inferences about the data presented. तो जल्दी से हम बार ग्राफ्स और पिक्टोग्राफ से जल्दी से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और उससे क्या निष्कर्ष निकलता है वो सब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं. So with this, I finish my chapter of data handling and presentation. So children, if you like this video, hit the like button and subscribe to my channel for more valuable content. Until then, happy learning and have a good day. Bye bye.